गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास चल रही थी और उसमें अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि पिछले 3-4 दिन से अपनी कोई क्लास नहीं हुई, थोड़ा सा घर में शादी वगैरह का फंक्शन था, इस वजह से अपने क्लास आयोजित नहीं हो पाई। अब अपने भैया बात करते हैं आगे की क्लास की। देखो, अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और चौथा जो चैप्टर था वो था अपने सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। यह चैप्टर अपने स्टार्ट किया था और इसमें सत्ता के 2 वैकल्पिक केंद्र, एक तो यूरोपीय संघ और दूसरा आसियान, इसकी 2 क्लासें अपनी हो चुकी है। आज तीसरी बात करेंगे सत्ता का तीसरा विकल्प केंद्र, अर्थात किसकी भैया? चीन की। देखो, अपने चौथे चैप्टर की 2 क्लासें हो चुकी है। अब कुछ स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं, तो उन स्टूडेंट को मैं यह कहना चाहूँगा कि आप यहाँ से इस वीडियो को ना देख के सबसे पहले स्टार्टिंग से आप वीडियो देखो। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर भैया एक दूसरे से क्या हुए हैं? अटैच है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले आप शीत युद्ध पढ़ो, फिर 2 ध्रुवीयता की समाप्ति कैसे हुई, फिर अमेरिका का वर्चस्व कैसे कायम हुआ, और फिर सत्ता के से कौन से विकल्प है जो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, फिर आप इस चैप्टर को पढ़ो। क्लियर है? तो अब अपने बात करते हैं भैया सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में अपने यूरोपीय संघ और आसियान हो चुका है। आज अपने बात करेंगे चीन की। चीन भैया, जिसे अपने देखो क्या कहा जाता है? एशिया का अजगर कहा जाता है। सबसे पहले चीन की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। इसे क्या कहा जाता है भैया? एशिया का अजगर कहा जाता है। एशिया महाद्वीप जो है भैया, इस एशिया महाद्वीप में जितने भी देश हैं उन देशों में सबसे बेस्ट जो अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है, वो कौन से देश की है? चीन की है। और चीन की अर्थव्यवस्था जिस विशाल गति से प्रगति कर रही है, बढ़ रही है, उसी वजह से चीन को अपने एशिया का क्या कहते हैं? अजगर कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया साम्यवादी क्रांति। देखो भैया, यह चीन जो है यह भी अपने भारत की तरह ही एक औपनिवेशिक देश था। यहाँ पर भी विदेशियों का अधिकार था, विदेशियों के अधीन था, लेकिन फिर चीन स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के समय चीन में भैया एक क्रांति हुई थी जिसे अपने कहते हैं साम्यवादी क्रांति। और यह क्रांति कब हुई थी? 1949 में। क्वेश्चन अपने इतना ही पूछते हैं कि चीन में साम्यवादी क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो वह नेतृत्व किसने किया था भैया? माओ ने किया था। क्या नाम था? माओ। इसको भैया माओ से तुंग भी कहते हैं, ध्यान रखना, कई बार अगर पूरा नाम आपको याद रखना हो, माओ से तुंग, यह भी इसका नाम है, लेकिन शॉर्टकट में इसे माओ के नाम से ही जाना जाता है। 1949 में भी यह साम्यवादी क्रांति हो गई और चीन जो है, इस चीन ने भी अपने सोवियत संघ की तरह कौन सा रास्ता अपना लिया? साम्यवाद का रास्ता अपना लिया। और वह क्रांति होने के बाद में चीन जो है वो आर्थिक विकास में क्या करने लग गया? धीरे धीरे उसके आर्थिक विकास में या उसकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि प्रारंभ हो गई। और वह वृद्धि कब से प्रारंभ हुई? 1978 से। मतलब आर्थिक विकास तो इसके बाद में प्रारंभ हो गया था, चीन में क्रांति होने के बाद में ही, लेकिन उसके आर्थिक विकास में जो स्पीड है वो कब पकड़ने स्टार्ट हो गई? 1978 ईस्वी में। क्यों भैया? क्योंकि 1978 में देखो चीन ने कौन सी नीति अपनाई थी? खुले द्वार की नीति अपनाई थी। इसकी चर्चा अपने आगे करेंगे। 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपना दी, मतलब विदेशों के साथ में उसने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, उसने अर्थव्यवस्था का एक प्रकार से उदारीकरण कर दिया। इसकी वजह से 1978 ईस्वी से चीन का जो आर्थिक विकास है उसने स्पीड पकड़ ली। और आज ये कहा जाता है कि जिस हिसाब से चीन वर्तमान में प्रगति कर रहा है, गति कर रहा है, उस हिसाब से अगर देखें तो 2040 तक आते आते चीन जो है वो अमेरिका को पछाड़कर कौन से स्थान पर आ जाएगा? पहले स्थान पर आ जाएगा। मतलब जिस हिसाब से इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसी गति को अगर ध्यान दे तो 2040 में चीन जो है वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर होगा। आज भैया विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो अमेरिका की है, लेकिन अगर चीन की यही स्पीड रही तो 2040 में विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बन जाएगा? चीन बन जाएगा। आगे बात करते हैं भैया, आज अपने नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, भैया चीन के जो नागरिक है, चीन के जो लोग हैं, उन चीन के लोगों को शिक्षा मतलब अपने उनको एजुकेशन देने के मामले में, उनको स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल सेवाएं देने के मामले में भी आज चीन जो है वो विकसित देशों में कौन से स्थान के ऊपर है? फर्स्ट स्थान पर है।
जितने भी विकसित देश है आपके, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जितने भी विकसित देश है भैया, उन विकसित देशों में देखो ध्यान रखना, भारत विकसित देश नहीं है, भारत है भैया विकासशील देश। चीन कौन सा देश है? विकसित देश। तो सीधी सी बात हो गई, भारत से तो ऊपर चला गया चीन पहले। अब जो विकसित देश है, उन विकसित देशों में भैया शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में चीन जो है वो कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। देखो अभी अपने ताज़ा उदाहरण देख लेते हैं इसी स्वास्थ्य सेवा का। भैया अपने एक नई बीमारी फैल रही है, कोरोना महामारी। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? चीन से हुआ था। चीन का एक शहर था वुहान, वहाँ से यह बीमारी फैली थी और सबसे पहले कंट्रोल भी किसी देश ने किया? चीन ने ही किया। तो इस बात से अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन जो है वो मेडिकल सेवा में भी आज विश्व में टॉप देशों की श्रेणी में माना जाता है। मतलब अर्थव्यवस्था में टॉप है, मेडिकल में टॉप है। देखो भैया हुआ क्या था, 1978 से चीन जो है वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है, आर्थिक विकास कर रहा है, धीरे धीरे आर्थिक वृद्धि कर रहा है। और इसकी वृद्धि का अगर प्रमुख कारण, देखो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि चीन की आर्थिक वृद्धि या विकास का प्रमुख कारण क्या है, तो ध्यान रखना इसका प्रमुख कारण जो है वो है भैया इसकी विशाल आबादी। आज जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन का पहला स्थान है। इसका विशाल भूभाग, इसके पास में उपलब्ध जो संसाधन है वो, और साथ ही साथ में इसका राजनीतिक प्रभाव, इन्हीं वजह से चीन जो क्या कर रहा है? आर्थिक वृद्धि कर रहा है। और जिस प्रकार से सोवियत संघ ने अर्थव्यवस्था अपनाई थी साम्यवादी, सेम टू सेम वही अर्थव्यवस्था किसने अपनाई थी? चीन ने अपनाई थी। मतलब इसने अमेरिका की तरह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया। तथा विकास करने के लिए जो तरीका अपनाया चीन ने, वह तरीका क्या था? इसने अपने जो खेत थे उन खेतों से पूंजी कमाई, मतलब कृषि से इन्होंने पूंजी कमाई और उस पूंजी को किस में लगा दिया? सरकारी उद्योगों में लगा दिया। अर्थात उस पूंजी से सरकारी उद्योगों की क्या की? स्थापना की। और साथ ही साथ में चीन ने अगला कार्य क्या किया? इसने भैया जो आयात था वो आयात तो क्या कर दिया? कम कर दिया, और निर्यात को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। मतलब पहले चीन भी क्या करता था? दूसरे देशों से वस्तुएं मंगाता था, लेकिन फिर चीन ने भैया उन्हीं वस्तुओं को अपने यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया, उन्हीं वस्तुओं का अपने यहाँ पर निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। तो आयात तो हो गया कम और निर्यात हो गया ज़्यादा। आज अपने ही देख लो भैया, अपने इंडिया की बात करें तो आपको बहुत सारी ऐसी सामग्रियाँ मिल जाएगी, ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिनके ऊपर लिखा होगा मेड इन चाइना। मोबाइल से लेकर आप कुछ भी देख लो, आप एलईडी टीवी, बड़े से बड़ा आइटम या छोटे से छोटी सामग्री देख लो, अपने मेड इन चाइना की आपको सामग्रियां मिल जाएगी। तो 1978 में इसने प्रगति की थी और 2040 तक यह पहले स्थान पे आ जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में भी यह विकसित देशों में कौन से स्थान पे है? फर्स्ट स्थान पे है। इसने भैया 1972 में चीन ने क्या किया? अमेरिका के साथ में संबंध स्थापित किए। देखो 1972 तक चीन जो है वो अकेला था, इससे किसी से मतलब नहीं था, ये सिर्फ अपना आर्थिक विकास कर रहा था। लेकिन फिर इसने देखा कि क्यों न किसी देश के साथ संधि की जाए, समझौते किए जाए, ताकि अपना आर्थिक विकास और ज़्यादा हो सके। तो चीन जो था इसने 1972 में कौन से देश के साथ में समझौता कर लिया? अमेरिका के साथ में समझौता कर लिया। देखो भैया यहाँ पर ये जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन है, डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप नोट्स बना सकते हो। इसीलिए मैंने ये सिस्टम स्टार्ट किया है। पहले मैंने 1-2 चैप्टर के नोट्स लिखाए थे, लेकिन उसमें क्या थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा था, वीडियो 40 से 50 मिनट का हो रहा था, तो अपने ये सिस्टम मैंने स्टार्ट कर लिया। पॉइंट मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा, इनके अकॉर्डिंग आप नोट्स भी अपने तैयार कर सकते हो। तो 1972 में भैया चीन ने क्या कर ली? अमेरिका के साथ में संधि कर ली। और 1973 ईस्वी में चीन के प्रधानमंत्री थे भैया, जिनका नाम था चाउ एन लाई। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे भैया, नाम ऐसे हैं इनके। चीनी प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। इन्होंने 4 प्रस्ताव रखे और वो 4 प्रस्ताव किससे संबंधित थे? आधुनिकीकरण से संबंधित थे। आधुनिकीकरण किनका भैया? आधुनिकीकरण था अपने कृषि का, आधुनिकीकरण था उद्योग का, आधुनिकीकरण था सेना का, और आधुनिकीकरण था विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। कहने का मतलब है कि 1973 ईस्वी में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने 4 प्रस्ताव रखे। चारों प्रस्ताव कौन से थे? कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये चारों प्रस्ताव क्यों रखे गए थे भैया? इनका क्या करने के लिए? आधुनिकीकरण करने के लिए। आधुनिकीकरण का मतलब कृषि को नए नए तरीके अपनाने के लिए, सेना को नए नए हथियार देने के लिए, नए नए आविष्कार करने के लिए ये 4 प्रस्ताव रखे गए थे। और चारों प्रस्ताव कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? ये आपको ध्यान रखना है। कृषि है, आपके उद्योग है, सेना है, विज्ञान है और
प्रौद्योगिकी है। कब? 1973 में। प्रधानमंत्री कौन? चाउ एन लाई। क्लियर है। इसके बाद में भैया 2-3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। 1978 में चीन जो है उसने आर्थिक सुधार करने के लिए, आर्थिक सुधार मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था की प्रगति करने के लिए, अपने देश का आर्थिक विकास करने के लिए, आर्थिक उन्नति करने के लिए एक नीति अपनाई थी भैया। उस नीति को क्या नाम दिया गया? खुले द्वार की नीति। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, ये कोई नहीं पूछेगा कि कब अपनाई, क्वेश्चन ये पूछते हैं ज्यादातर। चीन में खुले द्वार की नीति किस नेता ने अपनाई थी? तो उसका नाम क्या था? डेंग शाओपेंग। डेंग शाओपेंग, ध्यान रखना है अपने को। और 4 प्रस्ताव किसने रखे थे? देखो 4 वाला तो सीधा इसी से याद रख लो, 4 से क्या हो गया? चाउ। 4 वाले प्रस्ताव किसने रखे? चाउ एन लाई ने। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई? द्वार, द्वार को किसे याद रख लो? द से याद कर लो। यहां भी द्वार है, यहां भी द है, तो डेंग शाओपेंग किस लिए अपनाई? आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए। अब देखो इसने क्या किया, इसके बाद में 1982 में चीन ने खेती का क्या कर दिया? निजीकरण कर दिया, अर्थात निजी हाथों में सौंप दिया, ताकि अधिक से अधिक क्या हो सके? विकास हो सके। कब? 1982 में। 1998 ईस्वी में चीन ने उद्योगों का भी क्या कर दिया? निजीकरण कर दिया। मतलब सबसे पहले तो किया था खेती का निजीकरण, और फिर किसका? उद्योगों का। और फिर चीन जो है वो धीरे धीरे आर्थिक विकास करता गया, और विकास करते करते 2001 ईस्वी में किस में शामिल हो गया? WTO में शामिल हो गया। WTO भैया, WTO का पूरा नाम हो गया अपने विश्व व्यापार संगठन। मतलब चीन जो है 2001 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन में क्या हो गया? शामिल हो गया। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी भैया 1995 ईस्वी में। यहां तक क्लियर है। ये तो हुई भैया अपने चीनी अर्थव्यवस्था की बात। अब बात करते हैं चीन और भारत जो है इनके मध्य संबंध किस प्रकार से है। देखो दोनों ही देश जो है वो क्या है? एशिया की महाशक्ति है। मतलब एशिया महाद्वीप में 2 पावरफुल जो देश है वो कौन से है अपने? एक तो चीन है और दूसरा क्या है भैया? भारत है। क्योंकि साम्राज्यवाद की स्थापना होने से पूर्व भैया प्रारंभ में दोनों देश जो थे वो एक पावरफुल देश थे, एक शक्तिशाली देशों की श्रेणी में इनको माना जाता था। और उस समय एक नारा भी लगा था, वह नारा क्या था? हिंदी चीनी भाई भाई। दोनों क्या है? भाई भाई है। हिंदी मतलब हिंदुस्तानी, चीनी यानी चीन वाले, दोनों क्या है? भाई भाई है। मतलब इस समय इनके संबंध जो थे वो अच्छे थे। और चीन और भारत के मध्य जो सीमा रेखा लगती है उस सीमा रेखा का क्या नाम है भैया? मैकमोहन रेखा। ये नाम आपको ध्यान रखना है। देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा लगती है भैया उसका नाम है रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लगती है उसका नाम है भैया डुरंड रेखा। और भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा लगती है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। ये तीनों आपको ध्यान रखने। लेकिन ये संबंध भैया अच्छे थे। 1950 तक भारत और चीन के संबंध बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही मधुर थे। नारा फेमस हो गया था, हिंदी चीनी भाई भाई मिलजुल कर रहते थे। लेकिन 1950 के बाद भैया भारत और चीन के मध्य जो संबंध है वो कटु हो गए, या एक प्रकार से उनमें टकराव आ गया, उनमें संघर्ष आ गया। और वह संघर्ष क्यों आया, किस वजह से आया, उन कारणों की बात अपने यहाँ पर करते हैं। देखो 1950 तक सब ठीक चल रहा था भैया। 1950 तक कुछ भी नहीं था, चीन और भारत आपस में मिलजुल कर रह रहे थे आराम से। लेकिन फिर धीरे धीरे उनके संबंधों में क्या आ गया? टकराव आ गया। और वह टकराव जो है वो वर्तमान समय तक वैसे का वैसा चल रहा है। अब यह टकराव क्यों आया? देखो भैया पहला पॉइंट क्या है? भारत और चीन के मध्य टकराव का पहला कारण क्या है? सीमा विवाद। सीमा विवाद किनका भैया? भारत और चीन के मध्य जो सीमा लगती है मैकमोहन रेखा, इस मैकमोहन रेखा को लेकर भारत और चीन के मध्य क्या है? टकराव है। क्लियर है। दूसरा भैया तिब्बत की समस्या। देखो तिब्बत जो है भैया, इस तिब्बत की क्या समस्या थी? तिब्बत की समस्या यह थी कि 1950 ईस्वी में चीन ने क्या किया भैया? किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? तिब्बत के ऊपर आक्रमण कर दिया। चीन जो है वो तिब्बत को हड़पना चाहता था, या चीन ने तिब्बत को हड़पने के लिए 1950 में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। अब जो तिब्बती लोग हैं उनका भैया एक धार्मिक गुरु होता था जिसका नाम था दलाई लामा। क्या नाम था? दलाई लामा।
जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया तो इस दलाई लामा ने भागकर कहां पर शरण ली, भारत में शरण ली, और भारत में इसको शरण दी गई थी भैया कहां पर, एचपी में। एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भैया एक जिला है जिसका नाम है धर्मशाला। धर्मशाला ये रुकने वाले धर्मशाला नहीं है, ये एक जिले का नाम है, एक जगह का नाम है। यहां पर दलाई लामा को क्या दी गई, शरण दी गई। इससे नाराज कौन हो गया, चीन नाराज हो गया भारत से कि आपने शरण क्यों दी। तो ये अपने किसका कारण हो गया, टकराव को। देखो भैया उसी शरण की वजह से आज भी आप देखते होंगे अपने यहाँ पर तिब्बती वगैरह ये 19 स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह बेचने के लिए आते हैं। तो तिब्बत की समस्या हो गई, और इसी समस्या के बाद में भैया आपको ध्यान हो कि भारत और चीन के मध्य एक समझौता भी हुआ था जिसे अपने पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। विवाद हो गया। विवाद होने के बाद में भारत और चीन दोनों के जो नेता थे उन नेताओं के मध्य भैया एक समझौता हुआ था। उस समझौते का क्या नाम था, पंचशील समझौता। इस समझौते को भैया थोड़ा सा आप समझ लेना। यह समझौता कब हुआ था, अप्रैल 1954 में। कब हुआ था, अप्रैल 1954 ईस्वी में हुआ था भैया पंचशील समझौता। किस किस के बीच में हुआ, भारत और चीन के मध्य हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के थे भैया अपने चाउ एन लाई। इनके मध्य यह समझौता हुआ था, और समझौते की शर्तें क्या थी। देखो पंचशील, पंचशील का मतलब आचरण के 5 शील गुण, मतलब 5 बातों को लेकर यह समझौता हुआ था। वो 5 बातें क्या थी, पहली थी अनाक्रमण। अनाक्रमण का मतलब हो गया भैया एक देश जो है वो दूसरे देश पे क्या नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा। मतलब चीन भारत पे नहीं करेगा और भारत चीन के क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेगा। दूसरी बात थी भैया समानता। दूसरा बिंदु क्या था पंचशील में, समानता। मतलब दोनों देश जो है वो एक दूसरे के साथ में समानता का व्यवहार करेंगे, किसी प्रकार का आपसी भेदभाव नहीं रखेंगे। तीसरी बात थी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाएंगे, मतलब आपसे टकराव, विवाद, संघर्ष, युद्ध वगैरह का माहौल कायम नहीं होने देंगे। चौथी बात थी भैया अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप का मतलब दोनों ही देश जो है वो एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और पांचवा बिंदु था भैया अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान। मतलब दोनों ही देश जो है वो एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। थोड़ी सी आवाज आ रही है, अपने बाहर शादी का माहौल है, गेट बंद कर लेते हैं एक बार। इसके बाद में आगे चलते हैं भैया। इसके अलावा देखो और भी कई कारण हैं। अगला कारण क्या आ गया, हिंद महासागर में चीन द्वारा क्या करना, घुसपैठ करना। जो हिंद महासागर का क्षेत्र है भैया, इस देखो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट और छोड़ दिया, तिब्बत की समस्या आ गई। इसके अलावा एक पॉइंट और था भैया 1962 में युद्ध। युद्ध किसके बीच में हुआ था 1962 में, आप सबको पता है भैया भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में, जिसमें अपने कौन विजय हुआ था, चीन विजय हुआ था। इस युद्ध की अपने चर्चा करते हैं भैया अपने, एक सेकंड। हाँ तो देखो 1962 में तिब्बत की समस्या हो गई। तिब्बत की समस्या के बाद में हो गया भैया पंचशील समझौता। इसके बाद में देखो क्या हुआ था, पंचशील समझौता हो गया। पंचशील समझौता होने के बाद में भैया चीन भारत से नाराज तो था ही, तो इस चीन ने क्या किया भैया 1962 ईस्वी में अपने जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, भारत में कौन सा राज्य, अपने अरुणाचल प्रदेश, जिसको अपने प्राचीन समय में नेफा के नाम से जाना जाता था, इस नेफा के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और इसका कुछ हिस्सा जो है वो किसने हड़प लिया, चीन ने हड़प लिया। कब 1962 में, ये युद्ध की बात है 1962 के युद्ध की। किस किस के बीच में हुआ था, भारत और चीन के मध्य हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री थे भैया इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के थे चाउ एन लाई। तो चीन ने पहला आक्रमण जो किया था, ध्यान रखना 2 जगह आक्रमण किए थे, एक तो जम्मू कश्मीर में, एक अरुणाचल प्रदेश में। पहला आक्रमण जो किया था वो कहां पर किया था, अरुणाचल प्रदेश, जो अपने भारत की पूर्वी दिशा है भैया, सबसे पूर्वी क्षेत्र, वहां पर इसने आक्रमण किया और अरुणाचल प्रदेश का जो नेफा नगर नामक क्षेत्र है उसको अपने अधिकार में कर लिया। इसके अलावा दूसरा आक्रमण किया था भैया चीन ने अपने जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है लद्दाख, इस लद्दाख के ऊपर आक्रमण करके इसको भी चीन ने अपने कब्जे में कर लिया, जिसको वर्तमान समय में अपने अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है।
तो ये था भैया 1962 का युद्ध। फिर 1962 का युद्ध होने के बाद में धीरे धीरे चीन जो है वो भारत में लगातार घुसपैठ करता जा रहा है, और अब वर्तमान में हिंद महासागर जो है अपने भारत की सबसे दक्षिण दिशा, वहाँ पर भी चीन जो है वो घुसपैठ कर रहा है, अपनी बस्तियाँ बसा रहा है। इसके अलावा अगला कारण है अपने भैया चीन जो है वो भारत के खिलाफ क्या कर रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है, मतलब भारत का विरोध कर रहा है, भारत के खिलाफ गलत नीतियां अपना रहा है। जो भारत के जो शत्रु देश है उन शत्रु देशों की क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। जैसे अपने पाकिस्तान, भैया आज पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सहायता जो अगर कोई देश करता है तो वह कौन करता है, चीन ही करता है। तो ये क्या है, भारत और चीन के मध्य टकराव के कारण। पंचशील समझौता आपको ध्यान रखना है भैया, 1962 का आपको युद्ध आपको ध्यान रखना है। और तिब्बत पर आक्रमण कब किया था, 1950 ईस्वी में। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं भैया भारत चीन संबंधों में सुधार के लिए देखो किस प्रकार से प्रयास किए गए। भैया 1962 ईस्वी में भारत और चीन के मध्य जो संबंध थे वो क्या हो गए, एक प्रकार से समाप्त हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के क्या थे, अपने प्रधानमंत्री थे। चीन ने आक्रमण किया, भारत का कुछ क्षेत्र जो है वो अपने कब्जे में कर लिया। इसकी वजह से 1962 ईस्वी में भारत और चीन के मध्य संबंध कैसे हो गए, समाप्त हो गए। 1950 के आसपास जो नारा लगता था हिंदी चीनी भाई भाई, आज वही भाई भाई आपस में क्या बन गए, कसाई बन गए। सीधे शब्दों में अपने समझते तो ऐसे समझ सकते। 1962 में भैया दोनों देशों के बीच में जो मधुर संबंध थे वो मधुर संबंध समाप्त हो गए, और 1970 तक यह संबंध ऐसे ही चलते रहे। फिर 1970 में भैया चीन में क्या हुआ, वहाँ के नेता वगैरह बदले, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था बदली, वहाँ के लोगों का नजरिया बदला। कब, 1970 में। और 1981 ईस्वी में भैया दोनों देशों के बीच में वार्ताएं प्रारंभ होने लग गई। वार्ताएं किस लिए, अपने जो सीमाएं हैं, जो सीमा विवाद था, उन सीमा विवादों को सुलझाने के लिए भारत और चीन के मध्य बातचीत या मध्यस्थता का जो दौर है या आपसी वार्ता का जो दौर है वो कब से प्रारंभ हुआ, 1981 से प्रारंभ हो गया। और फिर भारत ने सबसे पहले पहल करते हुए 1988 ईस्वी में भैया भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो सोनिया गांधी के क्या थे, पति थे, ये राजीव गांधी जो है वो कहां पर गए थे, अपने चीन के दौरे पर गए थे। देखो 1962 में युद्ध हो गया था भैया, युद्ध के बाद में चीन जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो वो कौन थे, अपने राजीव गांधी गए थे। क्यों गए थे, क्योंकि भैया राजीव गांधी जो है वो दोनों देशों के मध्य जो टकराव था उस टकराव को टालना चाहते थे। सीमा जो थी, सीमा विवाद था, उस सीमा विवाद पर शांति कायम करना चाहते थे, सीमा विवाद को निपटाना चाहते थे, साथ ही साथ क्या करना चाहते थे, व्यापार को भी बढ़ाना चाहते थे। और जब ये वहाँ पर गए तो इन टकराव को टालने के लिए, सीमा पर शांति स्थापित करने के लिए तथा व्यापार को बढ़ाने के लिए वहाँ पर कई समझौते हुए, और उन्हीं समझौते के तहत भैया 1988 ईस्वी में व्यापार करने के लिए 4 पोस्ट जो है वो भी खोलने का समझौता हुआ। क्लियर है। इसके बाद भैया चीन जो है उसने चीन और भारत के मध्य 1999 से जो है व्यापारिक समझौता जो है या व्यापार जो है उसका भी क्या होने लग गया, आयात निर्यात प्रारंभ होने लग गया। और आज उसी का नजरिया है, उसी का रिजल्ट है कि आज अपने भारत में कुछ भी देख लो, अपने चाहे बिजली का सामान देख लो, चाहे पानी का देख लो, चाहे सॉफ्टवेयर देख लो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम देख लो, आपको हर क्षेत्र में आपको कौन सी सामग्री मिल जाएगी, मेड इन चाइना की सामग्री मिल जाएगी। तो ये था भैया अपने चीन का वर्चस्व। यहाँ पर मेन चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ, जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ भैया वो सारे के सारे क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपने जो क्लास होगी उसमें स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर 5। ओके। और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट के कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। दैट्स ऑल।